मैं अस्पताल में नर्स थी, लेकिन अस्पताल के एक डॉक्टर को पसंद कर बैठी और इससे निकाह कर लिया। पर अचानक वो डॉक्टर कहीं गुम हो गया और मेरी माँ ने मेरा रिश्ता पक्का कर दिया। मैं बहुत रोई, लेकिन माँ ने निकाह कर दिया। मुझे अपने गुनाह का एहसास था और सोचा कि पहली ही रात शौहर को सच बता दूंगी, लेकिन रूह तो तब कांप गई जब शौहर कमरे में आते ही। मेरा नाम किरण है और मेरा ताल्लुक एक गरीब घराने से था। हम एक छोटे से शहर के छोटे से इलाके में रहते थे। मैं अम्मा और अब्बा की इकलौती औलाद थी। मेरा अब्बा एक बड़े सेठ के यहाँ ड्राइविंग का काम करते थे। घर हमारा अपना था, लेकिन अब्बा के सेठ ने अब्बा को हमेशा ये कहा कि इनके बंगले के सर्वेंट क्वार्टर में शिफ्ट हो जाओ और 24 घंटे नौकरी पर रहो। लेकिन अम्मा नहीं मानती थी। अम्मा कहती थी कि किसी के यहाँ मुलाजमत करना अलग बात है, लेकिन नौकरों की तरह इसी के घर में रहना अलग बात है। अम्मा नहीं चाहती थी कि मेरी आने वाली औलाद के दिल में ये एहसास पैदा हो कि वो किसी के घर मुलाजिम के बच्चे हैं। इसलिए अम्मा ने अब्बा की ये बात मानने से इनकार कर दिया। अम्मा और अब्बा की शादी को थोड़ा ही अरसा हुआ था जब अब्बा अम्मा को लेकर अपने गांव से शहर शिफ्ट हो गए थे, क्योंकि गांव में अब्बा अपने आबाई घर में रहते थे। इनकी माँ यानी मेरी दादी जिंदा थी और दादा कुछ साल पहले वफात पा गए थे। लेकिन फिर जब दादी ने मेरे अब्बा की शादी अम्मा से की तो कुछ महीने बाद ही दादी का इंतकाल हो गया। अब्बा को वहाँ पर कोई अच्छा काम नहीं मिल रहा था, तो अब्बा ने शहर आकर काम तलाश किया। इन्हें एक बंगले के सेठ ने बतौर ड्राइवर अपने साथ रख लिया। कुछ टाइम बाद अब्बा ने गांव वाला घर बेच दिया और शहर में एक छोटा सा घर खरीद लिया। लेकिन काम इसी सेठ के पास करते रहे जहां पहली मर्तबा लगे थे। इस तरह अब्बा की नौकरी भी पक्की हो गई और तनख्वाह भी बढ़ गई थी। और फिर जब मैं पैदा हुई तो अम्मा और अब्बा की जिंदगी जैसे मुकम्मल हो गई। अम्मा के दिल में कहीं ना कहीं बेटे की ख्वाहिश भी थी, लेकिन अब्बा कहते थे कि बेटियां भी बेटे से कम नहीं होती और मैं अपनी बेटी को इतना बहादुर बनाऊंगा कि कभी इससे भाई और हमें बेटे की कमी महसूस नहीं होगी। यही ख्वाब अब्बा के आंखों में मेरे लिए थे और जब उन्होंने मुझे स्कूल दाखिल किया तो इनकी यही सोच थी कि मैं तालीम के जरिए ही इनका ये ख्वाब पूरा कर सकती हूँ। इसलिए उन्होंने मुझे अपनी पहुंच से ज्यादा अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया। इसी सिलसिले में अब्बा के सेठ ने भी इनकी मदद की और हर महीने मेरी तालीम के लिए कुछ अलग से खर्चा अब्बा को देने लग गए। इस तरह मैं आसानी से एक अच्छे प्राइवेट स्कूल में तालीम हासिल करने लगी। जिंदगी गुजर रही थी। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई, अब्बा और अम्मा के प्यार की छांव में मैं खुद को खुशनसीब महसूस करती थी। लेकिन मेरी भी कुछ ऐसी ख्वाहिश थी और ख्वाब थे जिन्हें मैं पूरा करना चाहती थी। अब्बा ये चाहते थे कि मैं पढ़ लिख कर किसी स्कूल या बड़े कॉलेज में उस्तानी लग जाऊं, मगर मेरा शौक कुछ और था। मैं जब मैट्रिक के बाद कॉलेज में पहुंची तो मुझ में एयर होस्टेस बनने का शौक पैदा हो गया। मैं वैसे भी बड़ी खूबसूरत थी और बिल्कुल नाजुक सी गुड़िया लगती थी। जब मैं टीवी पर एयर होस्टेस को देखती तो मुझे बड़ा अच्छा महसूस होता था और मैं जागती आंखों से अपने आप को किसी ऐसी ही जहाज में सर्विस देते हुए देखती थी। मेरे इस ख्वाब का अम्मा और अब्बा को नहीं मालूम था, लेकिन मैं अक्सर टीवी पर ऐसे प्रोग्राम देखती तो अम्मा मुझे मना करती थी। अम्मा कहती थी कि ये सब वक्त को जाया करने वाली चीजें हैं, तुम बस अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दो। तो अब्बा इसे मेरा एक शौक समझकर हंसने लग जाते थे और अम्मा को मना करते कि मेरी गुड़िया को किसी भी चीज से ना रोका करो। वो जो देखती है देखने दो और जो वो करती है उसे वो भी करने दो, क्योंकि वो घर की चार दीवारी में हमारे सामने ही बैठी है। ये सुनकर मैं मुस्कुरा देती। मेरे पास कॉलेज और स्कूल की कैंटीन से खरीदी हुई एयर होस्टेस की तस्वीरें भी थी। अखबार में किसी एयर होस्टेस को देखती तो कटिंग करके अपने पास रख लेती थी, लेकिन ये सब कुछ मेरे कमरे में मेरी अलमारी तक महदूद था। जब रात को अम्मा और अब्बा अपने कमरे में चले जाते और मैं देर तक पढ़ने के बहाने बैठी रहती तो अपने इसी शौक की तस्कीन किया करती थी। कभी कभी अपने कमरे में एयर होस्टेस की तरह तैयार होकर अपना लहजा उनके जैसा बनाकर बोलने लग जाती और मोबाइल में वीडियो बनाती। अपने आप को इस तरह देखकर मुझे बहुत हंसी भी आती थी, मगर मैंने सोच रखा था कि मैं तो एयर होस्टेस बनूंगी और मैं जानती थी कि जब मैं अम्मा और अब्बा के सामने जिद करूंगी तो वो मान जाएंगे। अब्बा मुझे रोजाना कॉलेज सेठ की गाड़ी में ही छोड़ने जाते थे और वापसी पर भी लेने आते थे। खुद सेठ ने अब्बा को इस बात की इजाजत दी थी। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब अब्बा मुझे लेने कॉलेज आए तो उसी वक्त सेठ की बेटी की कॉल आ गई। उसे इमरजेंसी में शॉपिंग के लिए जाना था। अब्बा ने उससे बताया कि मैं अपनी बेटी को घर छोड़कर अभी आता हूँ, तो वो कहने लगी कि आप इसे लेकर ही आ जाएं क्योंकि मैं इंतजार नहीं कर सकती। तो अब्बा मुझे लेकर वहाँ चले गए। थोड़ी ही देर में सेठ की बेटी आकर गाड़ी में पीछे बैठ गई और मैं अब्बा के साथ अगली सीट पर बैठ गई। मैंने इनको सलाम किया तो उन्होंने मुस्कुराकर सलाम का जवाब दिया और फिर मुझसे बातें करने लगी कि मैं क्या पढ़ती हूँ और मेरे क्या शौक हैं। इतने में शॉपिंग मॉल आ
किया तो सेठ की बेटी ने अब्बा से कहा कि मुझे बस 2-4 चीजें खरीदनी है, इसलिए आप मुझे फारिग करके फिर अपनी बेटी को घर ले जाइएगा। तो अब्बा ने कहा ठीक है बीबी जी, आप शॉपिंग करके आ जाएं, हम गाड़ी में ही बैठे हैं। तो वो कहने लगी कि आप अपनी बेटी को भी मेरे साथ आने दे। तो मैं खुशी खुशी इनके साथ चली गई। शॉपिंग मॉल में पहली मर्तबा जाने की वजह से मेरी तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतनी बड़ी बड़ी और खूबसूरत रोशनियां जगह जगह थी कि मुझे तो बड़ा मजा आ रहा था। सेठ की बेटी ने अपने लिए 2 जोड़े और सैंडल्स खरीदे और एक पर्स भी लिया। वहां पर एक नहायत खूबसूरत जोड़ा मुझे बहुत पसंद आया और मैं बार बार उसे देख रही थी। तो सेठ की बेटी कहने लगी कि अगर तुम्हें ये चाहिए तो ले लो। मैंने कहा कि इतना महंगा है कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उसने जबरदस्ती वो जोड़ा मुझे खरीद कर दे दिया। मैं बहुत खुश हुई और फिर इसके बाद सेठ की बेटी को अब्बा ने बंगले पर छोड़ा और फिर मुझे घर छोड़ने के बाद अब्बा फौरन वापस काम पर चले गए थे। मैंने अम्मा को वो जोड़ा दिखाया तो अम्मा ने बहुत हैरत का इजहार किया और कहने लगी कि इस तरह के जोड़े भला हम कब पहनते हैं और ना ही हम तुम्हें इजाजत देंगे कि तुम किसी जगह पर ये जोड़ा पहन कर जाओ। तो मैंने अम्मा से कहा कि मैं ये बात अच्छी तरह जानती हूँ कि मैं कहीं पर भी ये जोड़ा पहन कर नहीं जा सकती, मगर अपने शौक के लिए अपने कमरे में तो पहन सकती हूँ ना। ये सुनकर अम्मा खामोश हो गई और कहने लगी कि अपने अब्बा को ये मत दिखाना। तो मैंने अम्मा की बात मान ली और फिर रात को जब मैं अपने कमरे में गई तो मैंने वो जोड़ा पहनकर खुद को शीशे के सामने देखा। मुझे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं इतनी खूबसूरत लग सकती हूँ। फिर मैंने अपने फोन से कुछ तस्वीरें बनाई और अपने पास महफूज कर ली। उस दिन वो जोड़ा पहनने के बाद मुझे यकीन हो गया था कि मैं एक बेहद खूबसूरत और कामयाब एयर होस्टेस भी बन सकती हूँ। इसलिए मैंने अपने ख्वाबों को पर लगाने की जदोजहद शुरू कर दी और कॉलेज में सहेलियों के जरिए मालूमात इकट्ठी करनी शुरू की। मेरे FSC के इम्तिहानात होने वाले थे। इससे पहले कि मैं अपने ख्वाबों की ताबीर की तरफ पहला कदम बढ़ाती अब्बा का इंतकाल हो गया। हुआ कुछ यूं था कि अब्बा सेठ के साथ कहीं जा रहे थे कि अचानक सामने से एक तेज रफ्तार गाड़ी ने इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। क्योंकि अब्बा फ्रंट सीट पर ड्राइविंग कर रहे थे इसलिए इन्हें बहुत ज्यादा चोटें आई थी। सेठ को भी मामूली चोटें आई थी लेकिन इनकी जान बच गई। मेरे अब्बा बेचारे अपनी जिंदगी की बाजी हार गए। इनके जाने के बाद तो मेरे सारे ख्वाब भी बिखर गए और हमारे घर में कमाने वाला भी कोई नहीं रहा था। सेठ ने हर महीने इमदाद का वादा किया लेकिन अम्मा कहती थी कि कब तक हम किसी की इमदाद पर पलते रहेंगे। पहले तो अम्मा ने इद्दत पूरी की। इस दौरान से हर महीने अपने मुलाजिम के हाथ माकूल खर्चा और राशन वगैरह की कुछ चीजें हमारे घर भिजवा देते थे। लेकिन इसके बावजूद अम्मा मुतमईन नहीं थी। वो चाहती थी इसकी जगह वो बंगले में मुलाजमत कर ले, लेकिन मैंने इन्हें मना कर दिया और कहा कि मैं कोई छोटी मोटी जॉब देख लेती हूँ और सेठ तो मदद करते ही हैं, इस तरह हमारा गुजारा होने लग जाएगा और फिर आगे चलकर मेरी तनख्वाह भी बढ़ जाएगी। अम्मा खुश हो गई क्योंकि मेरी अम्मा दमा की मरीजा थी। ज्यादा काम करने से बहुत जल्दी थक जाती थी और इनका सांस फूलने लग जाता था। इस वजह से वो किसी के घर में तो काम नहीं कर सकती थी और कोई हुनर भी अम्मा के हाथ में नहीं था, वरना मेहनत से तो वो कभी नहीं भागती थी। इसलिए अम्मा ने मुझे नौकरी की इजाजत दे दी। मैंने मुख्तलिफ कंपनी और इदारों में जॉब के लिए अप्लाई किया, मॉडलिंग के लिए भी, एयर होस्टेस के लिए भी कोशिश की, लेकिन मेरी पहुंच में ये सब कुछ बहुत दूर था। हाँ, लेकिन मुझे एक बड़ी बुटीक पर एज अ सेल गर्ल की जॉब मिल गई। मैं इस जॉब से कुछ ज्यादा खुश और मुतमईन नहीं थी क्योंकि सारा दिन एक मखसूस ड्रेस पहनकर लोगों को कपड़े दिखा दिखा कर मैं तंग आ रही थी। अभी मुझे इस जॉब पर 2 महीने हुए थे। मेरी तनख्वाह भी काम के मुकाबले में बहुत कम थी। मेरे अलावा वहाँ पर 6 लड़कियां और भी काम करती थी जो मुझसे काफी सीनियर थी। इनसे पता चला कि वो बुटीक की मैडम साल भर तनख्वाह बढ़ाती है लेकिन वो भी बहुत कम। ये सुनकर मेरा दिल और भी उदास हो गया। मैं सुबह किसी और नौकरी की तलाश में घर से निकलती और दोपहर से शाम तक बुटीक में वक्त गुजारती थी। अम्मा घर में हर वक्त मेरे लिए परेशान रहती। वो ऐसा वक्त था कि कोई रिश्तेदार और जानने वाला भी हमारे काम नहीं आ रहा था, बल्कि सबने हमसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया था। अब्बा और अम्मा की तरफ से कोई ऐसा सगा रिश्ता तो था नहीं जो हमारा एहसास करता। अलबत्ता अपने मफाद की खातिर पहले पहल सब आते रहे। किसी को मेरे रिश्ते की तमन्ना थी तो कोई सिर्फ और सिर्फ घर के लालच की वजह से मुझसे शादी करना चाहता था। अम्मा सबकी नियतों और नजरों को खूब समझती थी, इसलिए अम्मा ने मेरी शादी करने से ही इनकार कर दिया और फिर आहिस्ता आहिस्ता सबने हमारे घर आना जाना बंद कर दिया। मुझे जब बुटीक पर जॉब करते हुए 4 महीने
महीने पूरे हो गए तो एक प्राइवेट हॉस्पिटल के रिसेप्शन पर मुझे जॉब मिल गई। वहाँ तनख्वाह तो पहले की निस्बत अच्छी थी, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा था और फिर तरह तरह के लोग वहाँ आते जाते थे। मुझे तो ऐसा लगता था जैसे मैं रिसेप्शन पर ड्यूटी देते देते खुद बीमार होने लगी थी। असल में जहाँ का दिल ना हो वो काम भी ठीक से नहीं निभाया जा सकता। फिर एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मैं अपनी ड्यूटी क्लोज कर रही थी। उसी वक्त एक नया इमरजेंसी केस हॉस्पिटल में आया। ये प्राइवेट हॉस्पिटल था और यहाँ अमीर लोग ही आया करते थे। इस बंदे ने मरीज को दाखिल कराने के लिए वावेला मचा रखा था, जबकि ड्यूटी पर मौजूद स्टाफ तमाम फॉर्मेलिटीज पूरी करके ही इसे दाखिल कर सकता था। लेकिन इसने बदतमीजी करना शुरू कर दी और जब मैंने इसकी बदतमीजी का जवाब उसी के अंदाज में दिया तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। फिर वहाँ पर मौजूद मेल स्टाफ ने बीच में आके मुझे बचाया, वरना वो पता नहीं मेरे साथ क्या करता। इसी वाक्य से मैं इतना डर गई थी कि दूसरे दिन से हॉस्पिटल जाना ही बंद कर दिया। अम्मा मुझसे पूछती रही, लेकिन मैंने अम्मा को ये सारी बात नहीं बताई, क्योंकि मैं जानती थी कि अगर मैं अम्मा को सब कुछ बता देती तो वो दोबारा मुझे नौकरी करने से रोक देती और यह हमारे घर के हालात के लिए भी बेहतर नहीं था। कुछ दिन मैंने दूसरी नौकरी की तलाश की और फिर मेरी एक दोस्त के जरिए मुझे एक बस सर्विस में 2 तरह की नौकरियां पता चली। इनमें से एक नौकरी बुकिंग ऑफिस में रिसेप्शन की थी और दूसरी नौकरी बस के अंदर हॉस्टेस की थी। जॉब की बहुत जरूरत थी, इसलिए मैं फौरन इंटरव्यू देने चले गई। एक तो मैं बहुत खूबसूरत थी और कम उम्र, इसलिए मेरा सिलेक्शन हो गया और फिर मैंने अगले दिन से ही एक मखसूस यूनिफॉर्म में अपनी जॉब ज्वाइन कर ली। वहाँ सैलरी भी बहुत अच्छी थी और मुझे मेडिकल भी फ्री मिला था। इसके अलावा कमीशन भी मिल जाता था। मैं इस जॉब में बहुत खुश थी। मुझे एक हफ्ता ही हुआ था कि मुझे कमीशन भी दिया गया और अच्छी सर्विस की वजह से फौरी मेरी सैलरी में कुछ इजाफा कर दिया गया। मैं तो खुशी के मारे अम्मा के गले लग गई और फिर कमीशन के पैसे अम्मा के हाथ में रखे तो वो भी खुश हो गई। लेकिन दिल ही दिल में अम्मा मेरी इस नौकरी के खिलाफ थी। मगर जब अम्मा ने देखा कि मैं खुशी खुशी नौकरी पर जाती हूँ और सब कुछ अच्छा जा रहा है तो फिर वो खामोश हो गई और मैं खुद को एयर होस्टेस समझते हुए ये नौकरी कर रही थी। मैंने सोचा था इस तरह जब मुझे कुछ तजर्बा हो जाएगा तो मैं दोबारा एयर होस्टेस की नौकरी के लिए अप्लाई करूंगी। जहाज में सारी दुनिया में घूमना मेरा शौक था और मैं जानती थी सारी जिंदगी रुपया पैसा जमा करके भी मैं अपने शौक पूरे नहीं कर सकती। इस वजह से एयर होस्टेस ही एक ऐसी नौकरी थी जिसमें मुझे अपनी ख्वाबों की ताबीर नजर आती थी। सोचती तो मैं बहुत खुश थी, लेकिन वही होता है जो हमारी किस्मत में लिखा होता है और मेरी किस्मत में जो था वो तो कभी मैंने सोचा ही नहीं था। ये नौकरी करते हुए 4 महीने हो गए थे तब इस जॉब से मेरा दिल भर गया और मैंने दोबारा एक प्राइवेट अस्पताल में रिसेप्शन की जॉब शुरू कर दी। तब वहाँ मैंने एक लड़के को देखा जो कंप्यूटर का काम करता था। वो कंप्यूटर काफी खूबसूरत और नौजवान था और मुझे वो पढ़ा लिखा भी लगता था। मेरा अंदाजा था कि वो भी अच्छी नौकरी ना मिलने की वजह से मेरी तरह ये जॉब करने पर मजबूर हो गया होगा, वरना वो तो अच्छा खासा पढ़ा लिखा लगता था। शुरू में तो मेरी इससे कोई बात नहीं हुई थी, लेकिन मैंने इससे दूसरों के साथ बातचीत करते हुए सुना था और फिर जब आते जाते एक दूसरे पे नजर पड़ती तो आपस में बात करने का मौका भी मिल जाता था। उस लड़के का नाम उमर था। जब हमें काम करते हुए एक साथ 1 महीना हो गया तब मुझे पता चला कि वो वाकई बहुत पढ़ा लिखा लड़का था और नौकरी के लिए कई जगह पर इसने अप्लाई कर रखा था। यहाँ तक कि बैरून मुल्क में भी इसने अप्लाई किया हुआ था। इसके भी मेरी तरह बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन मजबूर होकर इस छोटी सी नौकरी के लिए राजी हो गया था, क्योंकि वो अकेला ही था और अपने बलबूते पर ही इसने अपने ख्वाबों को हासिल करना था। इसके माँ बाप का इंतकाल हो चुका था। सिर्फ एक बहन थी जो शादीशुदा होने की वजह से दूसरे शहर में रहती थी। पहले पहल तो उमर अपनी बहन के साथ ही रहता था, वहीं पर अपनी तालीम पूरी की, लेकिन फिर नौकरी के सिलसिले में यहाँ आ गया। यहाँ पर वो एक हॉस्टल में रहता था इसलिए वो डबल ड्यूटी भी कर देता था, क्योंकि घर में तो कोई और उसका इंतजार करने वाला नहीं था, ना उस पर कोई ऐसी जिम्मेदारियां थी। इसलिए वो चाहता था कि ज्यादा से ज्यादा कमा कर आगे बढ़े। मुझे वो बहुत अच्छा लगता था और मैंने भी इसकी आंखों में अपने लिए पसंदीदगी देखी थी। कब हमारी दोस्ती मोहब्बत में बदल गई हमें पता ही नहीं चला। एक दिन जब हम लंच करने रूम में बैठे हुए थे और बैठे बातें कर रहे थे तो मैंने अपने फोन में से कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें मेरी वो तस्वीरें भी थी जो मैंने उस खूबसूरत लिबास में बनाई थी। उसने मेरी बड़ी तारीफ की और कहने लगा कि तुम भी मेरी तरह खुद को गलत जगह पर जाया कर रही हो। फिर उसने कहा कि जब मेरी नौकरी हो जाएगी तो मैं तुम्हारे लिए भी किसी अच्छी जॉब की कोशिश करूंगा। उस वक्त मैं दिल में सोच रही थी कि अब मुझे जॉब नहीं करनी, बल्कि मुझे उमर से शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि मैं उसे खोना नहीं चाहती थी। लेकिन मैं ये बात उससे कह नहीं सकती थी। मैं चाहती थी कि वो खुद मुझसे शादी की बात करे। मैं इस इंतजार में थी कि तकरीबन 2 हफ्ते बाद अम्मा ने मुझसे मेरी शादी के बारे
में बात की। अम्मा कह रही थी कि मैं बीमार रहती हूँ, मेरी जिंदगी का कोई पता नहीं, इसलिए अब मैं तुम्हारी शादी कर देना चाहती हूँ। अम्मा की बात सुनकर मैं हैरान हो गई कि अम्मा ने मेरे लिए रिश्ते देखना भी शुरू कर दिए थे और मुझे बताया तक नहीं था। उस वक्त तो मैंने अम्मा से कुछ नहीं कहा, लेकिन इसके अगले दिन ही इत्तेफाकन उमर ने मुझे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। उसने कहा कि वो अब तक इसलिए खामोश था क्योंकि इसे यहाँ से जाना है कहीं ऐसी जगह जहाँ पर वो अपने ख्वाबों की ताबीर हासिल कर सके। फिर इसने सोचा कि वो शादी करके मुझे भी तो साथ लेकर जा सकता है, इस वजह से इसने मेरे सामने शादी की बात कर दी। तब मैंने उससे बताया मेरी अम्मा भी शादी के लिए मेरे रिश्ते देख रही है। ये सुनकर उमर परेशान हो गए और मुझे कहने लगा कि हम कोर्ट मैरिज कर लेते हैं ताकि जब भी कोई ऐसा वक्त आए तो हमारे पास हमारे पाकीज़ा रिश्ते का सबूत हो। पता नहीं मेरी अकल पर कौन सी पट्टी बंधी थी जो मैंने फौरन उमर की बात मान ली और उसी हफ्ते हम दोनों ने जाकर कोर्ट मैरिज कर ली। कोर्ट मैरिज के कागजात उमर के पास ही थे। मैं अपने घर नहीं ले जा सकती थी क्योंकि मैं सारा दिन घर से बाहर रहती थी, तो मुझे डर था कि वो कागजात अम्मा के हाथ ना लग जाए और वो कभी भी मेरी इस तरह की शादी को कबूल नहीं करेंगी। इस वजह से मैंने वो कागजात उमर के पास ही रखवा दिए। मैं बहुत खुश थी कि मैं उमर की बीवी बन चुकी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये वहम सताने लगा कि मेरी शादी का तो किसी को इल्म ही नहीं है। अगर किसी दिन उमर मुझे छोड़कर चला गया तो क्या होगा। मैंने एक मर्तबा इस बात का इजहार उमर के सामने किया तो वो बहुत हंसने लग गया। इसने कहा कि तुम्हें छोड़कर ही जाना होता तो तुमसे इस तरह शादी क्यों करता। मेरा यकीन रखो मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा। इस तरह हमारी शादी को तकरीबन 4 महीने गुजर गए। अब मैं ये सोचती थी कि किसी तरह अम्मा को इस शादी के बारे में पता चल जाना चाहिए, लेकिन मैं अपनी अम्मा की आदत और मिजाज को अच्छी तरह जानती थी। अम्मा कभी भी मुझे माफ नहीं करेंगी क्योंकि एक मर्तबा अम्मा ने मोहल्ले की किसी लड़की के बारे में बताया था कि वो अपनी मर्जी से शादी करके आ गई थी, लेकिन उसके वालिदैन ने उसे माफ कर दिया। अम्मा कहने लगी कि अगर मैं इसकी माँ की जगह होती तो उसी वक्त गला दुबा के मार देती, क्योंकि ऐसी बेटियां सिर्फ माँ बाप का नाम बदनाम करती हैं। और मैं जानती थी कि अम्मा कुछ भी कर सकती हैं, इसलिए मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं अम्मा के सामने ऐसी कोई बात करूं। और फिर एक दिन उमर ने बताया कि इसे किसी जरूरी काम से अपनी बाजी से मिलने जाना है। वो 2 दिन की छुट्टी लेकर चला गया। इन्हीं दिनों में अम्मा ने मेरी शादी के लिए जो रिश्ता देखा था उन लोगों को घर बुला लिया। मैंने सोचा कि रिश्ता आने और शादी हो जाने में बड़ा फर्क है। ये सोचकर मैं खामोशी से तैयार होकर मेहमानों के सामने चली गई। वो 3 औरतें ही थी, लेकिन उनको मैं पसंद आ गई थी और फिर उन्होंने अम्मा को मेरे लिए हाँ कह दी। इसके बाद इनके घर जाना था। दूसरी तरफ उमर को गए हुए 2 दिन पूरे हो चुके थे, लेकिन जब तीसरा दिन आया और मैं जॉब पर गई तो वो वहाँ मौजूद नहीं था। मैं परेशान हो गई। मैंने इसे अपने फोन से कॉल करने की कोशिश की मगर उसका नंबर बंद था। फिर मैं सारा दिन थोड़ी थोड़ी देर बाद उससे कॉल करती रही और जब घर आई तो अम्मा ने बताया कि मैंने उन लोगों को हाँ कहती है, वो जल्दी शादी करना चाहते हैं। तो मुझे अम्मा की बात सुनकर गुस्सा आ गया। एक तो मैं उम्र की वजह से परेशान थी, दूसरा शादी की बात से मेरा सर चकरा गया। मैंने अम्मा से कहा कि इतनी जल्दी क्या है मेरी शादी की, तो अम्मा ने मुझे 4 बातें सुना के खामोश करा दिया। अम्मा ने कहा कुछ ऐसा ही था कि मेरे बोलने की हिम्मत ही ना रही। फिर मैं अपने कमरे में चली गई और उमर को फोन करती रही मगर उसका फोन मुसलसल बंद आ रहा था। ऐसे ही 4 दिन गुजर गए और 5वें दिन जब मैं नौकरी पर जाने लगी तो अम्मा ने मुझे मना कर दिया और कहने लगी कि 5 माह बाद तुम्हारा निकाह कर रही हूँ। जब 3 माह गुजर गए और उमर लौट कर ना आया तो ना इसकी कोई खैर खबर आई तो मेरी आस टूटने लग गई, क्योंकि अस्पताल में भी किसी को नहीं मालूम था कि वह अचानक कहाँ गायब हो गया था। और फिर किसी को भी पड़ी क्या थी, वो कंप्यूटर था, उन्होंने एक नया कंप्यूटर रख लिया। मैं नौकरी पर जाती रही मगर फिर अम्मा ने मुझे नौकरी पर जाने से भी रोक दिया क्योंकि शादी में तकरीबन 2 माह रह गए थे। मैंने अम्मा से कई दफा बात करने की कोशिश की लेकिन ये सोचकर चुप हो जाती थी कि मेरे पास तो निकाह का कोई सबूत ही नहीं था। काश मैं निकाह नामे की कोई तस्वीर ही अपने फोन में रख लेती। फिर मैंने सोचा कि उसी जगह जाकर निकाह नामे की कॉपी ले लेती हूँ जहाँ पर हमारा निकाह हुआ था, लेकिन अम्मा ने मेरा कहीं पर भी आना जाना बंद कर दिया था। पता नहीं वो क्यों मुझ पर इतनी सख्ती कर रही थी। शायद उनको मुझ पर शक हो गया था कि मेरे इरादे अच्छे नहीं है। और फिर मेरे रोने धोने के बावजूद कुछ दिन बाद शादी का दिन भी आ गया। अम्मा ने मुझे जबरदस्ती दुल्हन बनवा के रुखसत कर दिया। मुझे ये एहसास मार रहा था कि मैं इतना बड़ा गुनाह कर चुकी हूँ। मेरा पहले से निकाह हो चुका था और अब दोबारा मेरा निकाह हो गया था। यहाँ तक कि मैं किसी की दुल्हन बनकर इसके कमरे में बैठी थी। मैं जिस घर में दुल्हन बनकर आई थी वहाँ बहुत से लोग रहते थे। अभी तो मैं नहीं जान सकी थी कि कौन मेरा क्या लगता है। बस कुछ औरतें कमरे में बिठा गई, वो सब बहुत हंसी मजाक कर रही थी। और फिर जब सब कमरे से चले गए तो मैं अकेली वहाँ बैठी थी। मेरा दिल किसी पत्ते की तरह कांप रहा था।
मुझे ऐसा लग रहा था कि मैंने जो निकाह पे निकाह कर लिया है, पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मेरा क्या इंजाम होगा। खौफ के मारे मेरी तबीयत खराब होने लग गई और जब मेरे शौहर कमरे में आए तो मैं कांपने लग गई थी। उन्होंने जब इस तरह मेरी तबीयत खराब देखी तो वो घबरा गए और फौरन बाहर जाकर अपनी अम्मा को बुला लाए। उसी वक्त मेरे कमरे में 4 औरतें भी आ गई। मेरी सास ने देखा कि मुझे तेज बुखार है और ठंड की वजह से जिस्म कपकपा रहा है, तो उन्होंने फौरन मुझे गर्म दूध और अंडा खिलाया और चेंज करवा के मुझे बेड पर लिटा दिया और खुद भी मेरे साथ बैठ गई। लेकिन जैसे ही वो मेरे पास से उठने लगी तो मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। वो बहुत शफीक खातून थी। उन्होंने अपने बेटे से कहा कि बच्ची की तबीयत बहुत खराब है और वो परेशान हो रही है, इसलिए मैं इसके पास ही सो जाती हूँ, तुम दूसरे कमरे में चले जाओ। तो सब वहां से चले गए और फिर मैं अपनी सास के साथ सुकून से सो गई। उस दिन तो मैंने जैसे तैसे मामला टाल दिया था, लेकिन अगली रात मैं क्या करूंगी मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर वलीमे के बाद मुझे अम्मा अपने साथ ले गई। मेरी तबीयत वाकई बहुत खराब थी, बुखार टूटने का नाम नहीं ले रहा था। तो अम्मा ने मेरी सास से दरखास्त की कि मुझे कुछ दिन के लिए यहीं पर रहने दे। वो फौरन मान गई और मेरे शौहर ने अम्मा को तसल्ली दी कि 4-5 दिन किरण को यही रखें, फिर हम ले जाएंगे। तो मुझे कुछ सुकून का सांस आया। फिर कुछ दिन मैं अम्मा के पास ही रही और जब मेरी तबीयत बेहतर हो गई तो सास और शौहर मुझे लेने के लिए आ गए। उस दिन मैं सबसे मिली थी। ससुराल में मेरी सास, ससुर, 3 जेठ अपने बीवी बच्चों समेत और एक मेरी कुंवारी ननद भी वहाँ रहती थी। मेरे शौहर की अच्छी जॉब थी और वो जॉब पर जाना शुरू कर चुके थे। वो भी बड़ी अच्छी नेचर के मालिक थे। सब लोग बहुत अच्छे थे, सिर्फ मैं ही अच्छी नहीं थी, क्योंकि मैं अपनी नजर में खुद को गुनाहगार महसूस करती थी। मैं जब उनके सामने होती तो खुद को नॉर्मल रखने की बहुत कोशिश करती, लेकिन जैसे ही कमरे में जाती हर चीज मेरी समझ से बाहर हो जाती थी। और फिर उस रात जब मेरे शौहर कमरे में आए और मुझे डरा सहमा देखा तो कहने लगे कि मैं किसी भी रिश्ते में सख्ती का कायल नहीं हूँ। मैं समझ सकता हूँ कि एक लड़की के लिए नई जगह पर नए रिश्तों के साथ गुजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। जब आपका दिल और जहन मेरी तरफ माइल हो जाएगा तभी मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि ये हमारा वक्ती रिश्ता तो नहीं है, जिंदगी भर का साथ है। मैं इनकी बातें सुनकर खामोश हो गई और रोने लग गई, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा एहसास हो रहा था कि इतने अच्छे लोगों के साथ मैंने इतना बड़ा धोखा किया है। पता नहीं मेरा अल्लाह मुझे माफ करेगा या नहीं। लेकिन उस दिन के बाद से मैं काफी हद तक रिलैक्स हो गई थी, क्योंकि मेरे शौहर वाकई बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने कभी मुझे इस बात का एहसास नहीं दिलाया कि मैं इनके हकूक पूरे नहीं कर रही थी। हमारी शादी को तकरीबन 2 हफ्ते हो गए थे। उस दौरान मैं जब भी अम्मा के घर जाती थी तो अपने फोन से उमर का नंबर डायल करती, लेकिन फोन बंद आता था। अब तो मैं पूरी तरह मायूस हो चुकी थी और समझ गई थी कि वो मुझे हमेशा के लिए छोड़कर जा चुका है। यकीनन इसे इसके ख्वाब पूरे करने का कोई मौका मिल गया होगा। और फिर हमारे रिश्ते की हकीकत ही क्या थी, सिर्फ वो कागज के टुकड़े जो उसके पास ही थे। मैं इस कश्मकश में किसी मौलवी या मुफ्ती साहब से मिलना चाहती थी ताकि इस मसले का कोई हल निकल सके, मगर मैं इतना तो जानती थी कि निकाह पर निकाह हराम है, ये हो ही नहीं सकता। इसलिए ये सोच कर ही मेरी रूह काम चाहती कि जब सबको इस बात का इल्म हो जाएगा तो न जाने मेरे साथ वो लोग क्या सलूक करेंगे। और मैं 3 हफ्तों से एक छत के नीचे किसी नामहरम के साथ रह रही हूँ। ये बात रह रह कर मुझे मारती थी। मैं तो इस बात का जिक्र अम्मा से भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि अम्मा जीते जी मर जाएगी। मेरे यहाँ से जाने के बाद अम्मा के घर का खर्चा अब तक सेठ ही चलाता था। वो भी इनका एहसान था जो अब तक हमारा साथ दे रहा था, वरना इस दुनिया में कौन किसी को पूछता है। सिर्फ एक उमर ही था जिसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया था। मैंने सोच लिया था कि अगर वो कभी भी जिंदगी में मेरे सामने आया तो मैं इसे मार डालूंगी। और फिर कुछ दिन बाद जब मैं अब दोबारा अम्मा के घर रहने गई तो रात के वक्त मैंने इस उम्मीद के साथ उमर का नंबर मिलाया कि शायद आज फोन मिल जाए, और ऐसा ही हुआ। पूरे 7 महीने बाद उमर के फोन पर बेल जा रही थी और मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। एक मर्तबा बेल जाती रही मगर किसी ने फोन नहीं उठाया, तो मैंने दोबारा नंबर मिलाया। थोड़ी देर बाद किसी खातून के बोलने की आवाज आई तो मेरा दिल जैसे धड़कना ही बंद हो गया। एक पल में हजारों वसवसों ने मुझे घेर लिया था। वो औरत बोली कि किससे बात करनी है। मैंने उससे कहा कि मुझे उमर से बात करनी है। तो उसने कहा कि तुम किरण बोल रही हो। अपना नाम सुनते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई कि वो कौन थी जो मेरे बारे में जानती थी और उमर का फोन किसके पास था। जब मैंने उससे कहा कि हाँ मैं किरण बोल रही हूँ और मेरी उमर से फौरन बात करवा दे, तो वो रोने लगी और कहने लगी कि कहाँ से बात करवाऊं, मैं उमर की बहन हूँ और जिस दिन वो मुझसे मिलने मेरे पास आ रहा था उसी दिन रास्ते में उसका इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ कि वो दुनिया से ही चला गया था और मैं इस सदमे से हर चीज से अनजान हो गई थी। उमर का फोन तो मेरे पास ही था मगर मैंने कभी इसे चार्ज करके ऑन करने की कोशिश ही नहीं की। लेकिन एक हफ्ता उमर का वो बैग जो उसके एक्सीडेंट होने के बाद वहां से मिला था, जिसे मैंने उसको रूम में
वैसे ही का वैसे रख दिया था। वो बैग मैंने खोल कर देखा तो उसमें उमर के कपड़ों के साथ वो कागजात भी पड़े थे जिसमें तुम्हारे साथ उसका निकाह हुआ था। इसके बाद मैंने फोन ऑन कर लिया कि अगर तुम्हारी कॉल आई तो मैं तुम्हें बता दूंगी, और खुद से फोन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि मैं सोचती थी कि पता नहीं तुम कहाँ होगी और किस हाल में होगी, कहीं मेरे फोन करने से तुम्हारी जिंदगी में कोई वबाल ना खड़ा हो जाए। ये कहकर वो खामोश हो गई और मुझे ऐसा लगा जैसे एक साथ कई क़यामतें मुझ पर टूट गई थी। मैं जिस इंसान को बेवफा समझती रही वो तो उसी शाम दुनिया से जा चुका था। जिस शाम वो मुझसे मिलकर अपनी बहन के पास जा रहा था, मैंने हिम्मत करके इसकी बहन को दिलासा दिया और बताया कि इस तरह माँ ने जबरदस्ती मेरी शादी कर दी थी और मैं इस गुनाह के अजाब के साथ जी रही थी कि मैंने हराम काम किया है। तो उमर की बहन ने कहा कि तुमने कोई हराम काम नहीं किया, क्योंकि जब उमर का एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद तो तुम्हारी इद्दत का अरसा भी पूरा हो चुका था। इसके बाद ही तुम्हारा निकाह हुआ है, तो ये निकाह जायज है और हलाल है। मेरी दुआएं हैं कि तुम अपनी जिंदगी में जहाँ रहो खुश रहो, क्योंकि तुम ही मेरे उमर की पहली और आखिरी मोहब्बत थी। ये कहकर उसने फोन बंद कर दिया और मैंने रोते हुए अपने फोन से वो नंबर ही डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं जानती थी कि वो नंबर अब रखना कोई मायने नहीं रखता। साथ ही मैं बड़े बोझ से आजाद हो गई थी, लेकिन उमर के जाने का मुझे बहुत ज्यादा दुख था। काश वो इस तरह कभी ना चाहता और आज हम दोनों एक दूसरे के साथ खुश होते। और फिर अगले दिन जब मेरे शौहर मुझे लेने आए तो मैं इस अज़म के साथ इनके साथ चली गई कि एक नई जिंदगी का आगाज करूंगी। मैं नहीं जानती थी कि मैं उमर को भूल सकूंगी या नहीं, लेकिन अब मुझे एक वफादार बीवी बनना था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।